नमस्कार। हमारी आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले एक छोटी पर ज़रूरी सूचना। अगर आपको आज की हमारी चर्चा से जुड़े नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। तो आज हम 28 जनवरी 2026 की कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के पहले भाग पर गहराई से बात करेंगे। हमारी ये जो बातचीत है ये खासतौर पर उन साथियों के लिए है जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम भारत की कहानी को अलग अलग लेंस से देखेंगे, जमीन के नीचे उगने वाले एक नए मशरूम से लेकर हिंद महासागर में बन रही रणनीतिक साझेदारी तक। हो सकता है कि इनमें से कुछ विषयों पर हमारी पहले भी बात हुई हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये छोटी बड़ी घटनाएं मिलकर भारत की बड़ी तस्वीर बनाती हैं। शुरुआत करते हैं पर्यावरण से जुड़ी एक बेहद रोमांचक खोज से। भारतीय हिमालय में मशरूम की एक पूरी तरह से नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है हिमलिक्विनम इंडिकम। जी, ये वाकई एक बहुत बड़ी खोज है। ये प्रजाति उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में ओक के पेड़ों के बीच पाई गई है और इसकी सबसे खास बात यह है कि भारत में हेमिलेक्यूनम जीनस का ये पहला प्रमाण है। मतलब इस खानदान का कोई और मशरूम अब तक भारत में नहीं मिला था। अच्छा, तो वैज्ञानिकों ने ये पता कैसे लगाया कि ये बिल्कुल नई प्रजाति है? मुझे याद है इसके लिए एक बहुत जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम था मल्टी जीन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक विश्लेषण। नाम सुनने में काफी मुश्किल लगता है। क्या हम इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं? क्या ये कुछ ऐसा है जैसे मशरूम का डीएनए टेस्ट करके उसका फैमिली ट्री बनाना, ताकि पता चले कि ये किसी और से जुड़ा है या बिल्कुल नया है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये ठीक वैसा ही है। हम उसके जेनेटिक कोड की तुलना दूसरी ज्ञात प्रजातियों से करते हैं और इस मामले में इसका कोई भी करीबी रिश्तेदार भारत में नहीं मिला है। इसकी कुछ अपनी खासियतें भी हैं, जैसे इसका बैंगनी भूरा झुर्रीदार कैप और इसके बीजाणुओं यानी स्पोर्स पर मौजूद छोटे छोटे गड्ढे। आपने इसके बारे में एक और दिलचस्प शब्द का जिक्र किया था, एक्टोमाइकोरिजल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये मशरूम अकेला नहीं रहता। ये ओक जैसे पेड़ों की जड़ों के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाता है। आप इसे जंगल का अंडरग्राउंड इंटरनेट समझ सकती हैं, जहां पेड़ और मशरूम एक दूसरे के साथ पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स और जानकारी साझा करते हैं। वाह! ये मशरूम पेड़ से शुगर लेता है और बदले में उसे मिट्टी से पानी और मिनरल सोखने में मदद करता है। तो ये सिर्फ एक मशरूम नहीं बल्कि पूरे जंगल के स्वास्थ्य का एक अहम हिस्सा है। इसकी खोज का मतलब है कि हमें हिमालय के इकोसिस्टम के बारे में एक नई और गहरी जानकारी मिली है, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी मतलब जीएस पेपर 3 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अब पर्यावरण से ही जुड़ी एक और खबर पर चलते हैं। केरल ने बैसिलस सबटिलिस नाम के एक बैक्टीरिया को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। एक राज्य का अपना सूक्ष्मजीव होना, ये सुनने में अनोखा है। केरल ने इसी बैक्टीरिया को क्यों चुना होगा? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। बैसिलस सबटिलिस एक तरह का अच्छा बैक्टीरिया है जिसे हम प्रोबायोटिक भी कहते हैं। ये मिट्टी में, वनस्पतियों पर और हमारी आंतों में भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लेकिन इसे चुनने की सबसे बड़ी वजह है इसकी एक खास काबिलियत। और वो क्या है? ये बैक्टीरिया खुद एंटीबायोटिक्स बना सकता है। इसी गुण के कारण ये पौधों के लिए एक, आप कह सकते हैं, एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। जब इसे बीजों पर या मिट्टी में इस्तेमाल किया जाता है तो ये पौधे की जड़ों के आसपास एक कवच बना लेता है और हानिकारक फंगस या बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रासायनिक कीटनाशकों मतलब केमिकल पेस्टिसाइड्स पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। ये तो कृषि के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा महत्व है। ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि ये सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लक्ष्य से भी सीधे जुड़ता है, जो जीएस पेपर 3 का एक महत्वपूर्ण विषय है। ये दिखाता है कि कैसे सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी हमारी बड़ी आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान दे सकता है। चलिए संरक्षण की बात को और आगे बढ़ाते हैं। त्रिपुरा के सिपाहीजाला वन्यजीव अभयारण्य को आधुनिक बनाने के लिए 57 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। इस अभयारण्य की क्या खासियत है? ये अभयारण्य कई मायनों में खास है। एक तो इसी के अंदर 2007 में स्थापित क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी है और यहाँ की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हाल ही में केकड़ा खाने वाला नेवला क्रैब ईटिंग मंगूस फिर से देखा गया है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मुझे लगता है कि इसे आखिरी बार 1930 के दशक में देखा गया था। करीब 90 साल बाद किसी प्रजाति का वापस दिखना ये संरक्षण की कोशिशों के लिए कितनी बड़ी उम्मीद है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि अगर किसी निवास स्थान को सही तरीके से संरक्षित किया जाए
तो वन्य जीव वापस लौट सकते हैं। ये संरक्षण की एक बहुत बड़ी सफलता है। तो एक तरफ सिपाही जाला में हमें दशकों बाद एक जानवर फिर से देखने को मिला, जो संरक्षण की एक सफलता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और जानवर है जो हमेशा के लिए गायब होने की कगार पर है, पिग्मी हॉग। ये विरोधाभास हमें क्या बताता है? ये विरोधाभास बताता है कि संरक्षण की लड़ाई कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जाती है। पिग्मी हॉग दुनिया का सबसे छोटा और दुर्लभ जंगली सूअर है। ये इतना खास इसलिए है क्योंकि एक संकेतक प्रजाति यानी इंडिकेटर स्पीशीज है। संकेतक प्रजाति मतलब अगर पिग्मी हॉग स्वस्थ है और उसकी आबादी बढ़ रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसका पूरा निवास स्थान यानी वो लंबे घास के मैदान स्वस्थ हैं। बिल्कुल सही। इसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी पूरे इकोसिस्टम की सेहत का हाल बता देती है। ये जमीन खोदकर मिट्टी में हवा का संचार करता है, बीजों को फैलाने में मदद करता है। लेकिन इसके घास के मैदान खत्म हो रहे हैं, इसलिए ये भी खत्म हो रहा है। आज ये सिर्फ असम के मानस और ओरंग नेशनल पार्क तक सिमट कर रह गया है। ये IUCN की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में शामिल है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जैसे नीतियां बनती हैं, वैसे ही हमारे भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए भी सिस्टम बनाए जाते हैं। इसी से जुड़ी खबर है PFRDA की नई कमेटी सार्ग को लेकर। इसका पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस कमेटी। नाम काफी भारी भरकम है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसकी मुख्य जरूरत है हमारे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS के निवेश के तरीके को आधुनिक बनाने की। अभी जो नियम है वे काफी हद तक तय हैं और उनमें ज्यादा लचीलापन नहीं है। मतलब अभी निवेशकों के पास ज्यादा विकल्प नहीं है कि वे अपनी उम्र और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से अपना पैसा कहाँ लगाएं। तो क्या ये कमेटी आम आदमी के पेंशन फंड पर बेहतर रिटर्न लाने में मदद कर सकती है? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ये कमेटी देखेगी कि दुनिया के दूसरे सफल पेंशन सिस्टम में क्या अच्छा हो रहा है और हम उन बेहतरीन तरीकों को, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे अपना सकते हैं। इससे लंबी अवधि में लोगों को उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है, जो उनकी रिटायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये सीधे सीधे भारत की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। शासन का एक और पहलू है अपने नागरिकों के असाधारण कामों को सम्मानित करना। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं। ये पुरस्कार किन लोगों को दिए जाते हैं? ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना किसी दूसरे की जान बचाने का हिम्मत भरा काम किया हो। इसकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे बड़ी है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। ये तब दिया जाता है जब बचाने वाले की जान पर बहुत ज्यादा खतरा हो। फिर है उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक, जिसमें खतरे का स्तर थोड़ा कम होता है। इन पुरस्कारों के बारे में एक बात मुझे हमेशा प्रभावित करती है कि ये सिर्फ बहादुरों के लिए नहीं बल्कि दयालु और हिम्मती लोगों के लिए हैं। ये किसी की जान बचाने के मानवीय पक्ष को सम्मानित करता है। और ये जरूरी भी है। ये समाज में एक संदेश भेजता है कि आपको किसी की मदद करने के लिए यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है। एक आम नागरिक का एक साहसी कदम भी राष्ट्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इसके लिए पात्र है और ये मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। आम नागरिकों की बहादुरी से अब बात करते हैं एक ऐसे संगठन की जिसका काम ही मुश्किल हालात में रास्ते बनाना और जाने बचाना है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने जम्मू कश्मीर के चतरगला दर्रे में एक बचाव अभियान चलाया है। जी, चतरगला दर्रा करीब 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और ये कठुआ को डोडा जिले से जोड़ता है। BRO का काम सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि इन दुर्गम इलाकों में वे सेना और आम लोगों दोनों के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और 2015 से ये पूरी तरह रक्षा मंत्रालय के अधीन है। BRO का आदर्श वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम यानी कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है, उनके काम को बखूबी बयान करता है। बिल्कुल। वे न सिर्फ भारत के सीमावर्ती इलाकों में बल्कि भूटान और अफगानिस्तान जैसे मित्र देशों में भी सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करते हैं, जो हमारी रणनीतिक पहुंच के लिए बेहद जरूरी है। ये इंटरनल सिक्योरिटी GS पेपर 3 का एक अहम पहलू है। गणतंत्र दिवस परेड में हमने सेना के रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर RVC को भी देखा। अक्सर जब हम सेना की बात करते हैं तो हमारा ध्यान टैंकों, तोपों और मिसाइलों पर जाता है, लेकिन ये कोर चुपचाप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में। आपने सही कहा।
सियाचिन जैसे इलाकों में जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, वहां आज भी खच्चर ही हमारी सेना के सप्लाई चेन की रीढ़ हैं। और इन जानवरों का प्रजनन, उनका प्रशिक्षण, उनकी देखभाल, ये सब इसी कोर की जिम्मेदारी है। इसका मुख्यालय मेरठ में है और आदर्श वाक्य है, पशु सेवा अस्माकम धर्म। इसका इतिहास भी काफी पुराना है, शायद 18वीं सदी से। जी, इसकी नींव 1779 में रखे गए स्टड विभाग से जुड़ी है। इस कोर ने हर युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसका काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये सैन्य कूटनीति में भी मदद करती है। सैन्य कूटनीति जानवरों के जरिए? ये कैसे होता है? भारत मित्र देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका को प्रशिक्षित घोड़े और कुत्ते उपहार में देता है या उनकी सेना को प्रशिक्षण में मदद करता है। यह दो देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। जानवरों के जरिए दोस्ती से अब चलते हैं समंदर में जहाजों के जरिए सहयोग की ओर। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS भी हाल ही में चर्चा में थी। IONS हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने की एक स्वैच्छिक पहल है। इसकी शुरुआत 2008 में भारत ने ही की थी। ये एक ऐसा मंच है जहां सभी देश मिलकर समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत और सूचना साझा करने जैसे मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन ये एक स्वैच्छिक पहल है, कोई बाध्यकारी संधि तो नहीं। तो फिर इसका असली महत्व क्या है? और इसमें चीन, जापान और रूस जैसे हिंद महासागर से बाहर के देश पर्यवेक्षक क्यों हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसका असली महत्व विश्वास कायम करने में है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर। जब अलग अलग देशों की नौसेनाएं एक दूसरे से बात करती हैं, साथ में अभ्यास करती हैं, तो गलतफहमी की गुंजाइश कम हो जाती है। और चीन जैसे देशों का पर्यवेक्षक होना ये दिखाता है कि हिंद महासागर रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण हो गया है, जहां दुनिया की सभी बड़ी शक्तियों की रुचि है। ये मैरीटाइम डिप्लोमेसी और रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे आप GS पेपर 2 के उत्तरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंद महासागर की विशालता से हटकर अब हैदराबाद की एक ऐतिहासिक झील मीर आलम टैंक पर नजर डालते हैं, जो हाल ही में एक बचाव कार्य की वजह से चर्चा में थी। मीर आलम टैंक सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि इतिहास का एक पन्ना है। इसे 1806 में हैदराबाद के तत्कालीन प्रधानमंत्री मीर आलम बहादुर ने बनवाया था। इसकी वास्तुकला भी बेजोड़ है, जिसमें 21 अर्धवृत्ताकार मेहराब है, जो उस समय के इंजीनियरिंग का एक कमाल था। मैंने इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनी है। क्या ये मान्यता है कि टीपू सुल्तान के हार के बाद श्रीरंगपट्टनम से मिले खजाने के एक हिस्से से इसे बनाया गया था? हाँ, ये एक प्रचलित मान्यता है जो इस झील को इतिहास की एक बड़ी घटना से जोड़ती है। लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व इससे भी ज्यादा है। उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे बड़े जलाशयों के बनने से पहले यही मीर आलम टैंक पूरे हैदराबाद शहर के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत था। ये हमें शहरी इतिहास और पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों के महत्व की याद दिलाता है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। हमने हिमालय में एक छोटे से मशरूम की खोज से अपनी बात शुरू की और हिंद महासागर में बड़ी रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे। एक ऐतिहासिक टैंक से लेकर एक महत्वपूर्ण सैन्य कोर तक के विषयों पर विस्तार से चर्चा की। आज की चर्चा से एक बात साफ होती है कि भारत की विविधता केवल सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि जैविक, रणनीतिक और ऐतिहासिक भी है। एक तरफ हमें अपने इकोसिस्टम में नई प्रजातियां मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ हम 21वीं सदी की भू राजनीतिक चुनौतियों के लिए नए गठबंधन बना रहे हैं। सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये अलग अलग दिखने वाली खबरें कैसे एक दूसरे से जुड़कर भारत की एक व्यापक और जटिल तस्वीर बनाती हैं। इन सभी विषयों पर गहराई से सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, चाहे वो पिग्मी हॉक के घास के मैदान हो या हैदराबाद जैसे शहर की ऐतिहासिक धरोहर। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और भी गहरी चर्चाओं के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल इसके दूसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। और हाँ, आज की चर्चा की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को देखना ना भूलें। धन्यवाद।